हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी और क्या हाल चाल आप लोगों का। तो हमने नेक्स्ट सेशन में जैसा देख चुके थे अंग्रेज़ों की विस्तारकालीन नीतियाँ क्या थी। उसके आगे हम लोग इस बारे में देखेंगे कि आखिरकार मराठों की क्या भूमिका उसमें रही, मराठों से अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से उनको क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और मराठों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अगले सेशन में कभी अध्ययन करेंगे। मेनली हम लोग यहाँ पे अंग्रेज़ एवं मराठों के संघर्ष के कारण देखते हैं। मराठे कहीं ना कहीं 5 भागों में विभक्त हो चुके थे और मराठों में अष्टप्रधान जिसको प्रमुख रूप से हम लोग पेशवा बोलते थे। तो उसी क्रम में हम मराठों के जो 5 विभक्त हुए थे उसके बारे में देखते हैं। एक थे पेशवा जो कि पूना में थे, सिंधिया जो कि ग्वालियर में रहते थे, और होलकर इंदौर में, भोसले नागपुर में, और गायकवाड़ बड़ौदा में थे। मेनली हम लोग इसमें देखने वाले हैं अंग्रेज़ एवं मराठों के बीच का संघर्ष, जैसा कि हम लोग का ये चैप्टर ही रहा है कि अंग्रेज़ों की विस्तारकालीन नीतियाँ कैसे कैसे उन्होंने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस बारे में हम लोग पीछे अध्ययन करते आ रहे हैं और हम लोग मराठों के युद्ध तक पहुंच चुके हैं। तो मराठों का पहला युद्ध इसमें 1775 से लेकर 1782 तक हुआ। इसमें क्या था, इसमें मराठा आपस में ही संघर्ष में कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए थे, और इनके आपसी संघर्ष के कारण ही अंग्रेज़ों ने इस परिस्थितियों को बखूबी लाभ उठाया। और जो माधव राय की मृत्यु के बाद पेशवा जो पद था उसको लेकर संघर्ष प्रारंभ होता है। एक तरफ तो रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे और दूसरी तरफ नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव की जब मृत्यु हो गई तो नारायण राय की मृत्यु के पश्चात माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया गया, और रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते थे माधव राव फर्स्ट के मृत्यु के पश्चात, तो रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी और 1775 में अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि हुई। इसी सूरत की संधि के बीच दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। वो कई कारणों से अंग्रेज़ इस युद्ध में नहीं व्यस्त होना चाहते थे, और 1776 में पुरंदर संधि के पश्चात यह युद्ध रोका गया। लेकिन जो अंग्रेज़ी कंपनी के जो डायरेक्टर हुआ करते थे उनके दबाव से के कारण अंग्रेज़ों को मराठों से युद्ध करना पड़ा, और 1782 में मतलब अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी अंग्रेज़ों के, लेकिन तब भी अंग्रेज़ों ने युद्ध लड़ा और सालाबाई नामक स्थान पे एक संधि की और युद्ध समाप्त हुआ, और एक दूसरे को जो जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया गया। क्या था कि उस समय अंग्रेज़ों की परिस्थितियाँ बहुत कारणों से नहीं थी कि वो युद्ध में संलग्न रहें, और सबसे बुरा फेज बोला जाता है इनके अंग्रेज़ों का इस युद्ध में, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका में क्रांति हो चुकी थी, यूरोप में भी इस बात को लेकर में क्रांति कहीं ना कहीं व्यस्त थी, और हैदर और टीपू के साथ अंग्रेज युद्ध में व्यस्त थे। जो द्वितीय युद्ध का कारण भी वही जो अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा साम्राज्य विस्तार अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। दूसरा युद्ध का काल था 1803 से लेकर 1805 तक है, और ये भी था कि जो नेपोलियन का आक्रमण का भय भी था, ताकि इसी संघर्ष के कारण भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखा जाए, और इसी की वेलेस्ली की आक्रामक नीति थी, ताकि मराठों से के पास जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, उनसे अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। और कहीं ना कहीं मराठों की आंतरिक परिस्थितियां भी संघर्ष रहित थी। संघर्ष के कारण वो कहीं ना कहीं आपसी में व्यस्त थे। क्या था कि जो पेशवा बाजीराव का जो कार्यकाल था 1795 से लेकर 1818 तक था, इन्होंने क्या किया था, पेशवा बाजीराव ने यशवंत राय होलकर के भाई की हत्या कर दी। तो होलकर ने पूना पर तो कब्जा कर लिया, और पेशवा ने जब अंग्रेज़ों से मदद मांगी
तो 1802 में वसीन की संधि के अनुसार हस्ताक्षर किया गया, और जब एक वसीन की संधि हो गई तो 1803 में भोसले एवं सिंधिया को भी संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। जो भोसले थे उनके देवगांव की संधि, और जो सिंधिया थे उनके सुरजी अजन के नाम की संधि से मिला लिया गया। और जो गायकवाड़ थे इन्होंने अंग्रेज़ों से स्वयं जाके इन्होंने संधि स्थापित कर ली अंग्रेज़ों से। और जो 1804 और 5 में जो होलकर से युद्ध हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, होलकर की पराजय हुई और राजपुर घाट की संधि के अनुसार इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और इस युद्ध में 4 संधि का हम लोग उल्लेख किए थे। आप लोग चाहें तो इसको अपने कॉपी में कहीं ना कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास रहा है। आजकल तो सबसे ज़्यादा पैट क्वेश्चन कहीं से पूछे जा रहे हैं तो एंशेंट हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, खासकर यूपीएससी में। पिछले कुछ 1-1.5-2 सालों से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इतना मॉडर्न हिस्ट्री का वैल्यू नहीं है। ये इतना मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे जितना कि एंशेंट हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। एंशेंट हिस्ट्री में वो भी हम लोग किस मेनली आर्ट एंड कल्चर से हम लोग उस पर भी बातें करेंगे। बस हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लें तो एंशेंट हिस्ट्री के एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जब तक कहीं ना कहीं भाई भी आ जाएगा तो वो भी हेल्प काफ़ी करेगा मेरी वीडियो को शूट करने में, ताकि आप लोग को भी प्रॉपर रूप से मेरी वीडियो पहुंच सके, आप लोग भी उस चीज़ को नोट डाउन कर पाए, जो कि मैं अभी बिना नोट डाउन किए आपको समझा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरी गलती है, मुझे आपको नोट डाउन करके उस चीज़ को दिखाना चाहिए था बोर्ड पे, लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है, मैं अकेले कर नहीं सकता, भाई भी नहीं है अभी। आप लोग का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल वो चीज़ होकर रहेगी। बिल्कुल मैं आपको अपना नॉलेज आप लोग को तक पहुँचा दूँगा, और मैं भी अपने मकसद को कहीं ना कहीं पाने में सफल रहूँगा, जो कि मेरा मकसद है। बताएंगे कभी आपको क्या है। आप लोग का प्यार ऐसे बना रहे मेरे साथ। तो मराठों के तीसरी संधि के बारे में हम लोग उल्लेख करते हैं। तो पेशवा के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने अंग्रेजों को चुनौती दी और अलग अलग लड़ाइयों में मराठों की पराजय हुई। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और युद्ध के पश्चात पेशवा को पेंशन दिए जाने लगा, और कानपुर के पास नज़दीकी कानपुर में एक जगह है बिठूर नामक स्थान दे दिया गया। युद्ध के पश्चात शिवाजी के वंशज को शासन करने के लिए छोटा सा भूभाग दे दिया गया। अब उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ ईस्ट के बारे में देख लेते हैं, अंग्रेजों की क्या साम्राज्य विस्तार की नीति रही है। 2-3 टॉपिक और बचे हैं, मेनली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में अंग्रेज़ों की जो नज़र थी वो मेनली 3 क्षेत्रों में थी, अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब। अफ़गानिस्तान की सीमा क्या हुई थी कि उस समय रूस से लगती थी, वो कहीं ना कहीं अब तो रूस से तो नहीं लगता है, क्योंकि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। और उस समय यूरोप में सबसे बड़ा कोई प्रतिद्वंदी था तो वो ब्रिटेन और रसिया के बीच थी। तो ब्रिटेन ने सोचा था अगर अफ़गानिस्तान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है तो भारत को रूस तो अलग रख सकते और रूस पे भी कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है आने वाले मामले में, और मध्य एशिया में व्यापार को लेकर एक अच्छी पहुंच बन सकती है, और सिंध और पंजाब को भी अधीन बनाया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। ये सब योजना बनाई गई कब? मराठों से जीत जाने के पश्चात। प्रारंभ में अफगानिस्तान को लेकर अंग्रेजों ने अग्रगामी यानी फॉरवर्ड नीति अपनाई, जो कि अर्थात मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। लेकिन 1839 से लेकर 1842 तक पहला युद्ध लड़ा गया, और अंतिम रूप से यह युद्ध अंग्रेजों के लिए अत्यंत ही नुकसानदेह था। इसके पश्चात अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को लेकर कुशल आक्रमणीयता की नीति अपनी, अर्थात अफगानिस्तान के साथ मित्रवत संबंध स्थापित करने की रणनीति अपनाई। ये शुरू से ही देखा गया है कि अफगानिस्तान वह क्षेत्र रहा है जहाँ पर अफगानिस्तान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं रहा, चाहे वो प्राचीन भारत में हो, चाहे मध्यकालीन, चाहे समकालीन भारत
समकालीन विश्व में भी देखा जा सकता है। अफगानिस्तान पे प्रत्यक्ष शासन कर पाना इतना संभव नहीं है। यूएसएसआर भी इतनी महाशक्ति होकर अफगानिस्तान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पाई और ना ही कभी अमेरिका भी उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में इतनी वहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है कहीं ना कहीं इतनी बिखरी हुई है, ताकि वहाँ पे सरवाइव करना या अननोन पर्सन को जाकर वहाँ पे सरवाइव करना, युद्ध जीतना बहुत असंभव बात है। इसलिए अफगानिस्तान का तो संबंध भी हमारे यहाँ बहुत प्राचीन भारत से रहा है। महाभारत टाइम से ही अफगानिस्तान का संबंध हमारे यहाँ रहा है, क्योंकि गंधार नरेश शकुनी जो कि दुर्योधन के मामा हुआ करते थे, उनका संबंध भी अफगानिस्तान से ही था। या अफगानिस्तान को 4 भागों में बांटा भी गया था, काबुल, कंधार, मकरांत, हेरात। प्राचीन काल में अफगानिस्तान का संबंध बहुत पुराना रहा है हम लोग का। और मित्रवत संबंध, जब मित्रवत संधि हो गई अफगानिस्तान पे, तो अंग्रेज़ ने वहीं से सिंध एवं पंजाब पे युद्ध करने की योजना बनाई। सिंध विजय के बारे में हम लोग देखते हैं और पंजाब विजय के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। सिंध विलय से पूर्व अंग्रेज़ों ने सिंध के साथ बेहतर संबंध थे, क्योंकि 1809 में अंग्रेज़ों ने सिंध के साथ अंग्रेज़ों को वायदा किया था कि अंग्रेज़ों और सिंध के बीच इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं वार्तालाप थी कि हम कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेंगे, हम किसी भी बाहरी यूरोपियन कंपनी को अपने में प्रवेश नहीं देंगे। इसे मित्रता की संधि कही जाती है। 1832 ईस्वी में अंग्रेज़ एवं सिंध के बीच व्यापारिक संधि हुई और 1838 में जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, तो अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय सिंध की जो सेना थी अंग्रेज़ों की सहायता भी प्रदान की थी। लेकिन 1833 में नीप या नामक सैनिक अधिकारी सिंध को भारतीय राज में मिला लिया। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? जब मित्रवत संबंध थे ही सिंध और अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों नहीं रहने दिया, अंग्रेज़ क्यों मिला? तो उसका निम्न कारण देख सकते हैं कि जब अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की करारी हार मिलने के पश्चात उनकी आत्मनिष्ठा को ठेस पहुँची, जो कि भविष्य में पंजाब एवं अफगानिस्तान के साथ युद्ध में सामरिक महत्व था सिंध का। और रूस का भी खतरा अभी भी व्याप्त ही था। सिंध की सीमा समुद्र से भी लगती थी। अंततः व्यापार एवं नौसैन्य के दृष्टिकोण से सिंध का महत्व बना हुआ था। भू राजस्व, बाजार, कच्चे माल की दृष्टि से भी सिंध का महत्व बना हुआ था। हम आज सिंध के बारे में देख चुके हैं। हो सके तो इवनिंग में सेशन हो और पंजाब विलेज से आगे करके हम लोग इस सेशन को कंप्लीट कर दें, तो इस सेशन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे में प्यार आप लोग को बना रहे जैसा बना है, और मैं अपना 100% एफर्ट करता हूँ कि सही नॉलेज आप तक पहुँचे, और गलत नॉलेज आप लोग को या बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि मैं भी खुद प्रिपरेशन करता हूँ। ये मैं खुद एज ए कन्फर्मेशन के लिए मैं कभी कभी कुछ लाइन्स देख के बताता हूँ, ताकि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। और मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।